राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक न्यूज़ जान लेना चाहिए कि अब आप टीजीटी का नया जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए आप तभी अप्लाई कर पाएंगे, तभी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जब आप यूपी टेट क्वालिफाई होंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए आज की जानकारी है जो कि आपको जान लेना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं। आपको पता है ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। पहला हमारे पास है अफेक्टिव फैलेसी। पहला टर्म जो हमारे पास है अफेक्टिव फैलेसी है, यानी भावनात्मक भ्रांति। देखते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ confusion. It is a kind of confusion between the poem and its result. It is the error of evaluating under its category, as these theories judge a poem a text by its effect. catharsis, यह पोयम और उसके परिणाम के बीच एक प्रकार का भ्रम होता है। क्या अफेक्टिव फैलेसी जो है ये क्या होता है? ये पोयम और उसके परिणाम के बीच एक प्रकार का भ्रम होता है, भ्रम पैदा करता है। यह किसी पाठ का मूल्यांकन उसके प्रभाव के आधार पर करने की क्या है? त्रुटि है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए अफेक्टिव फैलेसी क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन द पोएम एंड इट्स रिजल्ट। इट इज़ द एरर ऑफ इवेल्यूटिंग अंडर इट्स कैटेगरी, एज दीज थियरीज जज अ पोएम अ टेक्स्ट बाय इट्स इफेक्ट। catharsis, didactic etc. come on the basis of its effect on the reader। ठीक है, पोयम का मूल्यांकन जो है पाठक पर उसके प्रभाव के आधार पर करते हैं। मतलब जो रीड कर रहा है, जो पढ़ रहा है पोयम, उसके ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर इसका जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है किसका? पोयम का। ठीक है, इसे कहते हैं इफेक्टिव फैलेसी। W.K. विमसेट एंड मुनरो बार्डसले क्वाइंड दिस टर्म। इस टर्म को कौन क्वाइंड किया है? W.K. विमसेट एंड मुनरो बार्डसले क्वाइंड दिस टर्म। समझ में आ गया होगा? कमेंट करके बताइएगा। अलेक्जेंड्राइन, नेक्स्ट क्या है? अलेक्जेंड्राइन। इट इज अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 6 iambic feet। ये पोयम की लाइन होती है। It is a line of words that has 6 iambic feet or 12 syllable iambic lines। ओके, ये तो आप समझ ही गए हैं, रट लीजिए या समझ लीजिए। अलेक्जेंड्राइन क्या होता है? इट इज़ अ लाइन ऑफ वर्ड्स दैट हैज 6 iambic feet और 12 syllable iambic lines। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? अलेगरी है। अलेगरी यानी रूपक। इट इज़ अ नरेटिव पोयम और प्रोज। इट इज़ अ नरेटिव पोयम और prose which carries a second meaning beneath the immediate surface account, or an extended narrative which carries a second meaning along with its surface story। अलेगरी यानी रूपक क्या होता है? ये क्या होता है कि एक अलग और मीनिंग रखता है, जो सरफेस मतलब जो आधारित या मेन मीनिंग होती है पोयम की, उसके अलावा यह एक और मीनिंग लेकर के साथ में चलता है, यानी डबल मीनिंग निकलते हैं पोयम के। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। बनियान्स, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, स्पेंसर्स, फेरी क्वीन। ये दोनों एलेगरी के एग्जाम्पल हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये एल्यूजन है। एल्यूजन, कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। एल्यूजन एक प्रकार का संकेत होता है। इट इज़ अ रिफरेंस टू अ फैमिलियर थिंग और पर्सन और इवेंट which is often mythical, resulting usually in provision of further meaning in compressed form. It is a brief and indirect reference to a person, place, thing or event, historical, mythological, literary and religious are टाइप्स ऑफ इल्यूजन्स। क्या है इल्यूजन? यह किसी परिचित, फैमिलियर, किसी परिचित वस्तु या व्यक्ति का संदर्भ होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का संक्षिप्त और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट संदर्भ होता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई डू नॉट लाइक योर
क्यूजोटिक आइडिया। क्यूजोटिक मीन्स स्टूपिड एंड इम्प्रैक्टिकल, मतलब कुछ बेतुका टाइप का। द इल्यूजन इज टेकन फ्रॉम कार्वेंट्स डॉन क्यूजोटिक। अगला क्या है नेक्स्ट, एनाक्रोनिज्म है। इट इज़ एन एरर इन chronology or something located at a time when it could not have excited or occurred। फिर से देखते हैं एनाक्रोनिज्म क्या होता है। इट इज़ एन एरर इन chronology or something located at a time when it could not have existed or occurred, यानी यह किसी ऐसी चीज या ऐसी चीज का वर्णन है जो ऐसे टाइम में स्थित है जब उसका अस्तित्व या घटित होना जब इसका अस्तित्व घटित होना संभव नहीं था। ठीक है, यह किसी ऐसी चीज का वर्णन होता है। कौन? एनाक्रोनिज्म। यह किसी ऐसी चीज का वर्णन है जो ऐसे टाइम में स्थित है जब उसका अस्तित्व या वो चीज घटित नहीं हुआ था, होना संभव नहीं था, तब का ये वर्णन होता है। एक सेकंड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एनाकोल्यूथन। नेक्स्ट क्या है? एनाकोल्यूथन यानी क्रमहीन। इसको समझ लीजिए, क्रमहीन होता है ये एनाकोल्यूथन। एक मीनिंग बता दे रहे हैं आपको ताकि आइडिया लग जाए। इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड एना, इट मीन्स लैकिंग सीक्वेंसेस, यानी सीक्वेंस में कोई चीज़ नहीं होता है, सीक्वेंस की कमी होती है, यानी क्रम में नहीं लिखा होता है, क्रमहीन। इट इज़ अ ब्रोकन सेंटेंस विच लैक्स अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस or an abrupt change within a sentence from one syntactic structure to another. It has syntactical inconsistency or incoherence within a sentence. It is a shift in a unfinished sentence from one syntactic कंस्ट्रक्शन टू अनदर। मेरा जो पेन है ना ये थोड़ा जिगजैग करके चल रहा है, सॉरी इसके लिए। अगर आप भ्रमित हो रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। क्या कह रहा है? एनाकोल्यूथन मीन्स क्या होता है? ये सारे जितने भी आपको मिल रहे हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और नोट डाउन भी कर सकते हैं चाहे तो। नहीं चाहते हैं तो इसको 1-2 बार 3 बार देख लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारा मीनिंग इसका हिंदी में भी देख लीजिए। एनाकोल्यूथन समझ में आ गया? एक क्रमहीन, यही आप समझ लीजिए खुद ही। लैकिंग सीक्वेंसेस, इट इज़ अ ब्रोकन सेंटेंस विच लैक्स अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस आर एन एब्रप्ट चेंज विद इन अ सेंटेंस फ्रॉम वन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर टू अनदर। इट हैज़ सिंटैक्टिकल inconsistency or incoherence within a sentence. It is a shift in an unfinished sentence from one syntactic construction to another. एग्जाम्पल क्या देखते हैं, आइए। You really ought well, do it your own way। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपको वास्तव में ऐसा करना चाहिए। एक सेंटेंस है कि कह रहा है आपको वास्तव में ऐसा करना चाहिए, फिर क्या कहता है कि ठीक है इसे अपने तरीके से करें, उल्टा सीधा। दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास, टू डाई टू स्लीप, नो मोर एंड बाई अ स्लीप टू से वी एंड द हार्टेक एंड दी 1000 नेचुरल शॉक्स दैट फ्लिस इज एयर टू डाई टू स्लीप परचांस टू ड्रीम एनी टू ड्रीम ए देयर इज द रब। ये लाइन कहाँ से है? ये लाइन हैमलेट से है, ये भी आप याद रखिएगा, और ये एनाकोल्यूथन का एग्जाम्पल भी है। ठीक, हैमलेट की लाइन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एनाडिप्लोसिस। इसको हिंदी में कहेंगे, इसका मीनिंग है सादृश्य। क्या है? एनाडिप्लोसिस देखते हैं। इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस और लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। क्या होता है कि एक रिपीटेशन होता है, जो लाइन लिखी गई है उसका जो लास्ट वर्ड है, जो फाइनल वर्ड है, उसका रिपीटेशन फिर दूसरे लाइन में स्टार्टिंग में ही हो जाता है। मतलब कोई लाइन है, उस लाइन के लास्ट में जो वर्ड या सेंटेंस या कोई पैरा है, पैरा में जो लास्ट सेंटेंस है या कोई सेंटेंस है, उसके लास्ट का जो वर्ड है उसी सेम वर्ड को दूसरी लाइन के बिगिनिंग में रख देना ही एना कहलाता है। इट इज़ नेसेसरी दैट द वर्ड शुड बी इन द बिगनिंग और नियर द बिगनिंग। ये कंपल्सरी है कि नेसेसरी है
कि वो जो लास्ट वाला वर्ड है सेंटेंस का वो दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, बिगनिंग में ही होना चाहिए। ये आपका क्या कहलाएगा? एनाडिप्लोसिस। एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। When I give myself, ठीक है, विटमैन ने लिखा है ये। अब ये देखिए लाइन यहाँ पर when I give myself, ठीक, ये लास्ट में आया है ना I give, अब इसको इस वाले लाइन में I give स्टार्टिंग में कर दिया गया है, बिगनिंग हुआ है दूसरी लाइन, इसकी लास्ट लाइन लास्ट वर्ड और यहाँ पर स्टार्टिंग में, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा है आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब यहाँ लास्ट में क्या है? गो नाउ, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बिगनिंग होती है दूसरी लाइन की, एंड गो टू NS फ्री, ये WB एट्स ने लिखा है। नेक्स्ट क्या है? एनाग्राम है। क्या है? एनाग्राम, पता नहीं क्या से कहाँ से आ जाता है एनाग्राम। देखिए, इट इज़ अ वर्ड आर फ्रेज, इट इज़ अ वर्ड आर फ्रेज विच इज स्पेल्ड बाई रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड आर फ्रेज। एनाग्राम क्या है? इट इज़ अ वर्ड आर फ्रेज, एक ऐसा शब्द या फ्रेज होता है जो जिससे रीअरेंज करके दूसरा वर्ड क्रिएट किया जाता है, दूसरा वर्ड आप बना सकते हैं रीअरेंज करके। एग्जाम्पल से देखिए आप समझ जाएंगे अच्छे से। एग्जाम्पल बाइनरी, BINARY, बाइनरी को यहाँ आप ब्रेनी बना दिए, इसी वर्ड से लेटर लेकर के आप एक नया वर्ड क्रिएट कर लिए, ठीक है, एनाग्राम होता है ये। दूसरा है विलियम शेक्सपियर से बना दिया गया क्या? इनटू आई एम अ वीकिश स्पेलर। आप देखेंगे तो इसी वर्ड से सारे लेटर लेकर के एक नए सेंटेंस बना दिया गया है, वर्ड बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है, कुछ भी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एनालॉजी मीन्स सादृश्य। इट इज एन इन्फरेंस दैट इफ थिंग्स एग्री इन सम रिस्पेक्ट्स दे प्रोबेबली एग्री इन अदर्स। मीन्स यह एक निष्कर्ष है कि यदि चीज़ें कुछ पहलुओं में समान हैं, कोई चीज़ें कुछ पहलुओं में समान हैं तो संभव है कि वे और दूसरे चीज़ों में भी सादृश्य या समान होंगी। समझ रहे हैं? एनालॉजी यानी सादृश्य, यह एक निष्कर्ष है कि यदि चीज़ें कुछ पहलुओं में समान हैं तो ऐसा संभव है कि वे और दूसरे चीज़ों में भी समान होंगी। यही होता है आपका एनालॉजी। नेक्स्ट है एनापेस्ट। देखिए, इट इज़ अ मेट्रिकल यूनिट विथ अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। क्या होता है एनापेस्ट? क्या होता है? एक मेट्रिकल यूनिट होता है जो पहले अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, इसको आप याद रखिएगा एनापेस्ट। आगे देखते हैं एनाफोरा। क्या है? इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड आर फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लासेस। इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड आर फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लासेस। शब्दों के सामान्य क्रम का उलट जाना, कोई वर्ड या फ्रेज है उसके सामान्य क्रम का उलट जाना क्या कहलाता है? एक सेकेंड, सॉरी, एनाफोरा। इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड आर फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लासेस। आप इसको एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखिए, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इसी का उलट फेर कर दिया गया। इन एवरी इन्फेंट्स ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, ये सारा विलियम ब्लैक ने लिखा है। इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड आर फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लासेस, मतलब लाइन में सेम वर्ड या फ्रेज आपको देखने को मिल रहे हैं सक्सेसिव क्लासेस में, जैसे इन एवरी क्राई, फिर दूसरी लाइन भी इन एवरी इन्फेंट्स, यहाँ फिर रिपीट कर दिया गया इन एवरी चॉइस। आगे देखते हैं एनास्ट्रॉफी क्या है? द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज एनास्ट्रॉफी। द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इज एनास्ट्रॉफी। एग्जाम्पल देखते हैं, यानी शब्दों के सामान्य क्रम का उलट जाना, कोई वर्ड है उसके सामान्य जो उसका सीरियल है, क्रम है, वो उलट जाना ही, उल्टा हो जाना ही क्या कहलाता है? एनास्ट्रॉफी कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पावरफुल you have become, the dark side I seen in you. Powerful you have become, the dark side I sense in you. Yoda in the Star Wars series की लाइन है ये। एनोनिम क्या होता है? एनोनिम
It is a name used when the person performs a particular social role. It is a pseudonym. It is a fictitious यानी यह एक काल्पनिक नाम होता है, रियल नहीं होता है, यह काल्पनिक नाम होता है जिसका यूज व्यक्ति किसी विशेष सामाजिक भूमिका को निभाते समय करता है। ठीक है, when the person performs a particular social role, किसी सामाजिक भूमिका को निभाते हुए करता है। आगे देखते हैं एंटोनोमेसिया, ये क्या है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। ये फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ मेनोटिमी इन इट एंड एपिटेफ it is a kind of metonymy in it, and epithet or phrase takes the place of a proper name। यह एक अलंकार है जिसमें एक उचित संज्ञा का प्रयोग सामान्य संज्ञा के रूप में किया जाता है, यानी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन में किया जाता है। इसमें एक विशेषण या वाक्यांश किसी व्यक्तिवाचक नाम का स्थान लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द बार्ड ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के लिए एक वर्ड का यूज किया गया है, द बार्ड मीन्स कवि। ठीक है, दूसरा है द लिटिल मास्टर फॉर सचिन तेंदुलकर के लिए द लिटिल मास्टर वर्ड का यूज किया गया है। अफोरिज्म, नेक्स्ट क्या है? अफोरिज्म, अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज अफोरिज्म, छोटा सा ही है। अफोरिज्म क्या है? अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज अफोरिज्म। यह क्या होता है? एक संक्षिप्त यानी छोटा, सारगर्भित मतलब मीनिंग उसमें रहता है, और शिक्षाप्रद कथन को सूक्ति कहते हैं। अफोरिज्म यानी सूक्ति। ठीक, यह एक कथन होता है जिससे आपको कुछ शिक्षा मिलता है, यानी उसका कुछ अच्छा मीनिंग निकल करके आता है, इसे अफोरिज्म को सूक्ति कहते हैं। अ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग इज अफोरिज्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक, नेक्स्ट क्या है? अपोलोनियन, अपोलोनियन डायोनिशियन, ये क्या है? दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू शो द अपोजिशन बिटवीन रीजन एंड इंस्टिंक्ट, culture and primitive nature. They represent to ever present tendencies in man. This term was used by Nietzsche। फिर से देखिए क्या होता है? अपोलोनियन, डायोनिशियन, these words are used to show the opposition between reason and instinct, culture and primitive nature. They represent to ever present tendencies in man. This term was used by Nietzsche। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए कम से कम। ठीक है, नहीं कमेंट कर सकते हैं तो लाइक ही कर दीजिए। और अच्छा लग रहा है वीडियो, आगे भी देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, अपोलॉग क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट मोरल स्टोरी, एक छोटी मोरल यानी आपको एक मोरल स्टोरी होती है, ऑफन विथ एनिमल कैरेक्टर्स। ठीक, इट इज़ अ शॉर्ट मोरल स्टोरी ऑफन विथ एनिमल कैरेक्टर्स। ये क्या होता है? एक मोरल स्टोरी जिससे होती है, इसमें अधिकतर क्या होते हैं? अक्सर एनिमल कैरेक्टर आपको मिलेंगे अपोलॉग में। नेक्स्ट देखते हैं, अपोसियो, इट इज़ अ rhetorical device to break off in the middle of a sentence. It is used by writers of realistic conversations. The sentence remains unfinished and the end is left to the imagination of the audience। क्या होता है? अपोसियोप्सिस, यह वाक्य को बीच में ही क्या करता है? एंड कर देता है, समाप्त कर देता है। समाप्त करने की एक युक्ति है। इसमें वाक्य को अधूरा ही छोड़ दिया जाता है, इसमें वाक्य को अधूरा ही छोड़ दिया जाता है और उसका एंड श्रोताओं की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। जो पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, सुन रहा है, बाकी आगे का क्या है वो अपने कल्पना के हिसाब से खुद की समझदारी से समझ लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट गो देयर और एल्स करके यहाँ देखिए डॉट है, आगे आप समझ जाइए कि क्या कह रहा है। इफ ओनली गेट्सबाय बिलीव्ड इन द ग्रीन लाइट, दे और फ्यूचर दैट ईयर बाय ईयर
recedes before us. It eluded us then, but that's no matter. Tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther, and then one fine morning, so we beat on boards against the current, borne back ceaselessly into the past. The Great Gatsby, F. स्कॉट फिट्जरैल्ड की लाइन है ये। आर्केइज्म, नेक्स्ट आपके पास क्या है? आर्केइज्म देखते हैं। द यूज ऑफ एन ओल्ड और एब्सोल्यूट वर्ड। आर्केइज्म में क्या होता है? द यूज ऑफ एन ओल्ड और एब्सोल्यूट वर्ड। इडियम और फॉर्म इज नोन एज आर्केइज्म, मीन्स किसी पुराने या अप्रचलित वर्ड, शब्द, मुहावरे या रूप का प्रयोग पुरातनता, आर्केइज्म मतलब पुरातनता, पुरातन आर्केइज्म कहलाता है। जब किसी ओल्ड या जो अब चलन में नहीं है, जब उस वर्ड का या इडियम का यूज किया जाता है तो उसे ही आप आर्केइज्म कहते हैं। ठीक है। आर्केटाइप क्या है? एक तरह से आर्केटाइप मीन्स मूल रूप होता है। इट इज़ एन ओरिजिनल मॉडल ऑन विच समथिंग इज पैटर्न। यह क्या होता है? एक मूल यानी ओरिजिनल मॉडल होता है जिस पे कुछ पैटर्न किया जाता है। ओके। एसिंडेटन देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंजक्शंस आर omitted is known as एसिंडेटन। एग्जाम्पल देखिए, आई केम, आई सा, आई conquered। एसिंडेटन मीन्स क्या होता है? यह एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें संयोजक शब्दों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है। कंजक्शन जो होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। कंजक्शंस जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है वो कंजक्शन कहलाता है। इसमें एसिंडेटन में क्या होता है? कंजक्शन को छोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई केम, आई सा, आई कंकर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट है एटिक साल्ट। क्या है? एटिक साल्ट, सब्जी बनाने वाला साल्ट नहीं है। एटिक साल्ट, refined, delicate and poignant wit is known as एटिक साल्ट। ये क्या होता है? परिष्कृत, सूक्ष्म और मार्मिक हास्य को कहते हैं एटिक साल्ट। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एटिक साल्ट क्या होता है? रिफाइंड, डेलिकेट एंड पॉइजनेंट विट इज नोन एज एटिक साल्ट मीन्स परिष्कृत, सूक्ष्म और मार्मिक हास्य को एटिक साल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ऑथोरियल इंट्रूजन। मेरा जो पेन है ये जिग जैग जरूर करेगा, तो इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइएगा। वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्यों प्रॉब्लम होगी, थोड़ा अच्छा ही लगता होगा। ऑथोरियल इंट्रूजन, ये क्या है? ऑथोरियल इंट्रूजन इज व्हेन द ऑथर knowingly breaks from the narrative and begins to address the reader directly. It creates a kind of relationship between the author and the reader. It also creates irritation when it is used wrongly. Its instances include Hawthorne in The Scarlet Letter, Fitzgerald, क्या नाम है, in The Great Gatsby and Hugo in Les Miserables। ये क्या होता है? क्या समझे आप? ऑथोरियल मीन्स क्या समझे? लेखकीय हस्तक्षेप। इसमें क्या होता है? लेखकीय हस्तक्षेप होता है तब होता है जब लेखक जानबूझकर कथा से, जो स्टोरी बता रहा होता है, लिख रहा होता है, उससे हट करके पाठक से सीधे संवाद स्थापित करता है। तब आप क्या बोलते हैं इसको? ऑथोरियल इंट्रूजन। लास्ट है हमारे पास, और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट तो जितने भी मिले हैं आपको आज की क्लास में, जितने भी टर्म्स थे सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर हिमसेल्फ। ही प्रेजेंट्स हिज ओन लाइफ एंड अचीवमेंट्स। जो ऑटोबायोग्राफी है ये ऑथर, लेखक जो होता है वो खुद से लिखता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑथर खुद से लिखता है और वो उसमें अपने सारे मतलब कि पूरे अचीवमेंट को उसने क्या किया, यानी जो कोई अपने बारे में अगर लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा, अपनी बुराइयों को तो लिखेगा नहीं। ठीक है, उसके लाइफ के जितने अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं वो लिखेंगे। इट नेवर कम्स टू द स्टेज ऑफ कॉम्प्लीशन, इट कम्स टू एन एंड बिफोर द डेथ ऑफ द ऑथर।
ये क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी किसी लेखक का उसके रहते कभी खत्म नहीं होता है, समाप्त एंड नहीं होता है। वो क्या होता है? उसके मरने से पहले ही खत्म हो जाता है। डॉक्टर जॉनसन प्रीफर्स ऑटोबायोग्राफी टू बायोग्राफी। Longfellow considers autobiography is the result of first-hand experience, while biography is the result of second-hand knowledge। अब यहाँ पर बायोग्राफी भी आप समझ लीजिए। ऑटोबायोग्राफी क्या है? राइटर खुद से लिखता है अपने जीवन के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में। ये जान लो, जब राइटर खुद से या कोई आप ही हो खुद से अगर अपनी स्टोरी, अपनी कहानी लिखेंगे लाइफ की पूरी, तो अच्छाइयाँ ही लिखेंगे। क्यों? आपको क्या पड़ी है कि अपनी बुराई आप बताएं किसी को। लेकिन जो बायोग्राफी है ये किसी दूसरे के हाथों से लिखा जाता है, किसी राइटर के, कोई राइटर है, विलियम शेक्सपियर है या कोई, उनके बारे में जब कोई दूसरा राइटर लिखता है तो वो कहलाती है बायोग्राफी। ठीक है? तो जब दूसरा कोई लिखेगा बायोग्राफी जो है, जब दूसरा कोई लिखेगा तो वो अच्छाइयों को, बुराइयों को, सब कुछ लिख करके रख देगा ऑडियंस के सामने। ठीक है? तो आगे की क्लास में आपको और आगे जो बच्चे हैं वो मिलेंगे। कैसी लगी वीडियो आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ में आया कि नहीं ये भी बताइएगा प्लीज़, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।